सप्रेम नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम सुभाष चौबीसा है और मैं द स्टडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक हूँ और मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृत की क्योंकि आज शुरुआत ही हो रही है, तो शुरुआत में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे हम मात्रा ज्ञान, स्वर और व्यंजन। तो हम कौन कौन से स्वर हैं वो देखते हैं। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन एक समान है, लेकिन कुछ स्वर अलग है संस्कृत भाषा के अंदर। वो कौन से हैं वो भी हम आज देखने वाले हैं। हम देखते हैं संस्कृत में स्वर। संस्कृत में स्वर, संस्कृत भाषा में जो स्वर है वो है कुल मिलाकर के 13 स्वर है। अब 13 कौन कौन से हैं, हालांकि हम पहले कह चुके हैं हिंदी और संस्कृत में एक ही समान स्वर है, 2 स्वर अलग हैं। तो सबसे पहले है अ, आ, ई, उ। इसी तरह से 2 लाइन में अलग अलग हम लिख रहे हैं। री, ये छोटी री और बड़ी री है। बड़ी री का प्रयोग संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। और संस्कृत में भी इसका प्रयोग बहुत कम शब्दों के साथ होता है। इसी प्रकार है ली, इस ली का प्रयोग भी बहुत कम जगह पर होता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऊपर वाली लाइन में 5 स्वर हैं, अ, ई, उ, री। अब अगर इनका समय देखें कि किसको बोलने में हमें कितना समय लगा है, तो ये जो 5 स्वर है इनको बोलने में समय लगा है 1 मात्रा का समय। इसलिए इसके आगे हम लिखेंगे समय लगा है 1 मात्रा, 1 मात्रा का समय, 1 मात्रा का। जो मात्रा लगा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, इस छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, उसको बोलने में जो समय लगता है वो मात्रा में कहलाता है 1 मात्रा का समय। जब हमने बोला अ, ई, उ, री, 1 मात्रा का समय कहला गया है। इसी प्रकार जब हम इनको बोलेंगे आ, ई, उ, री, तो इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। आप खुद बोल करके देखें, थोड़ा सा समय अधिक लगता है। इसलिए ये इनमें जो समय लगता है वो लगाएगा, वो कहलाएगा समय कितना, 2 मात्रा का समय। इसमें समय लगा है बोलने में, उच्चारण करने का समय 1 मात्रा का, उच्चारण करने का समय दूसरी लाइन का 2 मात्रा का। अब ये जो स्वर है ऊपर वाले, क्योंकि इनमें 1 मात्रा का समय लगता है, ये कहलाएंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हमारी गणिका संस्कृत व्याकरण में भी इसके बारे में दे रखा है। और ये जो कहलाएंगे जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है वो कहलाएंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब कुछ स्वर ऐसे हैं जो इनको मिला करके बनाए गए हैं। जैसे अ में अगर हम ई मिलाएंगे तो बनेगा शब्द ए, दोनों को मिल करके बना ए। इस अ में हम बड़ी ई मिलाएंगे अगर ऐ, तो ए बनेगा। बोलना कैसे है इसे, ए। इसी प्रकार अ में अगर उ मिलाएंगे छोटा उ तो बनेगा ओ, और अ में अगर हम बड़ा उ मिलाएंगे तो बनेगा ओ। इस तरह से बोलना भी इसी प्रकार है हमारे को, उच्चारण भी ओ, ए, इस तरह से। क्योंकि ये 2 स्वर को मिला करके बनाए गए हैं ये चारों स्वर, इसलिए ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ये कहलाएंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, इनमें बोलने में भी जो समय लगने वाला है वो 2 मात्रा जितना समय लगता है। और तीसरा कहलाएंगे, तीसरा जो प्रकार है वो है प्लुत। प्लुत अलग से कोई स्वर नहीं है, क्योंकि 13 स्वर हमारे यहीं पर पूरे हो जाते हैं। हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 हो गए 13 स्वर। बस ये 13 स्वर कहलाएंगे। लेकिन जैसे हम बोलते हैं संस्कृत में, आपने सुना भी होगा ओम, जैसे हमने बोला ओम नमः शिवाय, ओम जो
बोल रहे हैं, अब जो ओ बोल रहे ओ, ये जो शब्द है जैसे हमने उसको जोर दे करके बोला राम, इस तरह से अगर हमने उसको तो वो कहलाएंगे प्लुत, जिसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 मात्रा का जब समय लगता है वह कहलाएगा प्लुत। जैसे हमने बोला ओ, अब जो ओ बोला है हमने इस तरह से ओ, ये अब इसको जब बोल रहे हैं हम तो ये अ कहलाएगा या उग्र अक्षर संस्कृत भाषा में, ये ड नहीं है, ओ ड मत बोल देना ओ, इसके ऊपर हम लाइन भी खींचते हैं। इंग्लिश के अंदर जैसे एस लिखा जाता है वही संस्कृत भाषा के अंदर इस तरह से लिख दो, ये शब्दों के वर्ण और के शब्द के बीच में अगर अ आता है तो हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ओ। इसमें जो समय लग रहा है कितना समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर का 3 गुना, और ये क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा, ये प्लुत कहलाएगा, समय अधिक लग रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं संस्कृत में स्वर की संख्या हुई 13। तो व्यंजन कितने हैं, व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता के बोलते हैं। हम देखते हैं व्यंजन, संस्कृत भाषा में व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या कुल है 33 व्यंजन है, जो कि 33 व्यंजन है जो गणिका संस्कृत व्याकरण के पेज नंबर 11 पर विस्तार पूर्वक दे रखे हैं। व्यंजन की संख्या हुई 33, स्वर की संख्या हुई 13। तो इस प्रकार कुल वर्ण संस्कृत में, कुल वर्ण कितने हो गए संस्कृत में, आप प्लस करके देखें, कुल वर्ण टोटल कितने हो गए, स्वर 13, व्यंजन 33, तो कुल मिलाकर के जो वर्ण हो गए हैं वो है 46 वर्ण है। अब 46 के बारे में एग्जाम के अंदर कैसे पूछेंगे, दीर्घ स्वर पूछेंगे, अब कुछ पूछ ले, तो अभी आपको एग्जाम के बारे में कोई टेंशन नहीं करनी है, अभी आप सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ें, नॉलेज इज पावर, इसलिए अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ें, और एग्जाम के बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचे कैसे क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, ये आपको विस्तार पूर्वक बाद में बता दिया जाएगा। अभी आप ये देखें, स्वर 13 है और ये ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, री है। दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ये है। संयुक्त स्वर ए, ए, ओ, ओ, संयुक्त स्वर कहलाएंगे। और प्लुत जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है वो कौन से क्या कहलाते हैं, वे प्लुत कहलाते हैं। जैसे हमने बोला ओम को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। इसी प्रकार अब इसमें हिंदी वाले जो व्यंजन है वो और संस्कृत वाले एक समान है, मणिका संस्कृत व्याकरण में दे भी रखे हैं, लेकिन अब आपने देखा होगा 2 वर्ण और हैं ऐसे जो किसी न किसी शब्द के साथ होते हैं, किसी वर्ण के साथ होते हैं, यानी स्वर के बाद में जो लगने वाले हैं वो अयोगवाह कहलाएंगे। वो कौन से हैं वो मैं यहाँ पर आपको ये रब करने के बाद में आपको बताए जा रहे हैं, आप देख लें ध्यानपूर्वक, जो बिना स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते, जिसको स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता, कौन से हैं, जैसे मैं लिखता हूं प्रातः काल, आप देखें यहां पर शब्द लिखा मैंने प्रातः काल, आपने भी सुना है प्रातः काल, प्रातः लिखा जैसे मैंने यहां पर। इसी प्रकार अगर मैं जैसे लिखता हूं गंगा, गंगा, या मैंने लिखा संत, तो इसके ऊपर जो आया हुआ है, जो आपने एक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, प्रातः काल के अंदर ये दोनों जो बिंदी है क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं विसर्ग, याद रखेंगे आप, तो इसे क्या बोलते हैं, देखिए आप विसर्ग, ये कहलाएगा विसर्ग, क्या कहलाएगा, विसर्ग। ब्रैकेट मैंने वैसे ही लगाया है, ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये विसर्ग। इसी प्रकार ये जो ऊपर आया हुआ वर्ण है, चिन्ह ऊपर आया हुआ क्या कहलाएगा, अनुस्वार। ये जो वर्ण है ऊपर, वर्ण के ऊपर जो लगता है, इसी वर्ण के जैसे सन,
गंगा, ये अनुस्वार कहलाएगा। ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है। और प्रातःकाल में ये जो दोनों बिंदी आ रही है, ये क्या है? विसर्ग है ये। अब क्योंकि ये बिना किसी वर्ण के अकेले प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, सिर्फ अकेला अगर आप यूं बिंदु लगा दोगे तो हम कैसे बोलेंगे इसको? किसी स्वर्ण के ऊपर ही लगाना पड़ेगा, हर किसी के नहीं। जहाँ इसका प्रयोग होता है उस वर्ण के ऊपर ही इसे लगाना पड़ेगा और ये अनुस्वार कहलाते हैं। अब ये विसर्ग और अनुस्वार ये दोनों कहलाएंगे अयोगवाह। इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह इसलिए कहलाते हैं अयोगवाह क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ये स्वरों के बाद में लगने वाले चिन्ह हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह दो है, एक विसर्ग है और एक अनुस्वार है। धन्यवाद। आज इतना ही। इसे आप मणिका संस्कृत व्याकरण में अच्छी तरीके से देखें एक बार और ध्यानपूर्वक समझें। फिर से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको जो पीडीएफ बना करके प्रश्न इसके ऊपर दिए जाएंगे, उन प्रश्नों को आप संस्कृत कॉपी में लिखेंगे। साथ ही मणिका संस्कृत व्याकरण की जो सारणी आपको पीडीएफ बना करके भेजी जाएगी, वह सारणी आपको संस्कृत कॉपी में लिखनी है। इस पूरे बोर्ड पे मैंने जो कुछ लिखा है अभी, वो आपको संस्कृत कॉपी में नहीं लिखना है। आपको जो सारणी बनी हुई है मणिका संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में, वो आपको लिखनी है। और अगर आपके पास में मणिका संस्कृत व्याकरण की पुस्तक नहीं है तो आप इसे अपनी संस्कृत कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।